तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने फिर भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ, दुर्भिक्ष। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विकास नगर में जाना आवश्यक है स्वामी। हाँ, अंतपुर में 5 वर्षों में एक बार होने वाले विश्व राज्य सम्मेलन में हर राज्य के प्रतिनिधि को उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है। मैं 3-4 दिन में वापस लौट आऊँगा, फिर हम सब वन भ्रमण हेतु चलेंगे। 3-4 दिन में तो विकास नगर में बहुत कुछ बदल जाने वाला था और इसका गवाह था पास ही के राज्य लक्कड़गढ़ के राजमहल में पलता यह षड्यंत्र। वह विकास नगर से जा चुका है। सच सच दुर्भिक्ष सच। हमें इससे अच्छा दूसरा अवसर नहीं मिल सकता, परंतु परंतु तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि तुम सफल हो जाओगे। 100% संसार के सबसे बड़ी जीव विज्ञानी दुर्भिक्ष पर अविश्वास मत करो। अब मैंने अपने विलक्षण ज्ञान से जो हत्यारा बेड़ा बनाया है वह असफल नहीं हो सकता, कदापि असफल नहीं हो सकता। तो तुम तैयार हो? हाँ, मैं भी तैयार हूँ और मेरा हत्यारा बेड़ा भी। षड्यंत्र की जो आग यहाँ लक्कड़गढ़ में जल रही थी, उसकी तपीस जल्दी ही विकास नगर पहुंची। लक्कड़गढ़ के सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है महारानी। ओह, अवश्य ही वे महाबली के राज्य में ना होने का लाभ उठाना चाहते हैं। जवाबी आक्रमण की तैयारी करो और शत्रुओं को दिखा दो कि महाबली के बिना भी विकास नगरवासी अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। तुरंत ही चलो। विकास नगर की सेना तैयार हो गई और दुश्मन से लोहा लेने के लिए डट गई। मात्र इतने से सैनिक के बल पर तू विकास नगर को जीतने की इच्छा लेकर आया है? आश्चर्य है। सैनिकों का यह बेड़ा लड़ने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है। लड़ने वाले तो इन सैनिकों के पीछे हैं, हत्यारे बेड़े के रूप में। ओह नहीं, खतरनाक जीवों का बेड़ा। ओफ, खतरनाक जीवों के उस बेड़े को देखकर चकित खड़े रह गए विकास नगर के सैनिकों को। उनके सेनापति की बुलंद आवाज ने चौंकाया। तुरंत ही पूरे जोश और साहस के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े विकास नगर के सैनिक। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि इंसानों और जीवों के बीच में क्या फर्क था। जहां जीवों पर घातक से घातक प्रहार भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, वहीं इंसानों पर हल्का सा प्रहार भी जानलेवा साबित होता है। इंसानों और जीवों का यही अंतर उस लड़ाई का पासा पलट रहा था और लड़ाई के पलटते इस पासे ने विकास नगर के सेनापति के चेहरे को चिंता की रेखाओं से भर दिया था। ओफ, शत्रु की विचित्र सेना हमारी सेना पर हावी होते जा रही है। भयानक जीवों के उस हत्यारे बेड़े के सामने हमारे सैनिकों की एक नहीं चल रही, उनके पांव उखड़ रहे हैं। ऐसे में रानी मोहनी को याद आना ही था। महाबली भोकाल, काश वह यहाँ होता तो राज्य पर आई इस विचित्र संकट को पलक झपकते ही दूर कर देता। परंतु इस स्थिति में भोकाल वापस नहीं आ सकता। भोकाल आ नहीं पाएगा तो क्या विकास नगर शत्रुओं के अधीन हो जाएगा? विकास नगर की प्रजा शत्रु राजा के तलवे चाटेगी? नहीं नहीं। विकास नगर की अधीनता के बारे में सोचकर बुरी तरह छटपटाती रानी मोहिनी अचानक ऐसे उछल पड़ी मानो उसके पास ही ज्वालामुखी फटा हो। महाराज ने एक बार मुझे उस शक्ति के बारे में बताया था जिसके रहते विकास नगर महाबली भोकाल के बिना भी अजय था। उस शक्ति ने सैकड़ों बार राज्य को भीषण संकटों से उबारा था। मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन वह शक्ति राजमहल के गुप्त तहखाने में स्थित देवता के मंदिर में मौजूद है। महाराज ने उस शक्ति को जगाने की प्रक्रिया भी बताई थी। आज तक मुझे उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु आज विकास नगर की रक्षा के लिए मुझे उस शक्ति को जगाना होगा। परंतु क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? कुछ भी हो, मुझे उस मददगार शक्ति को जगाना ही होगा। हर हाल में विकास नगर के लिए, अपने लिए, अपनी प्रजा के लिए। अचानक वहां उत्पन्न हुई तेज आवाज से राजमहल कांपने लगा। इधर रणभूमि चीख पुकारों से कांप रही थी और गूंजने वाली हर चीख, हर पुकार सिर्फ विकास नगर के सैनिकों की ही थी। अचानक यह सिलसिला रुक गया। अब चीखें विकास नगर के सैनिकों के कंठ से नहीं, हत्यारे बेड़े में शामिल भयानक जीवों के हलकों से गूंज रही थी। पासा पलट चुका था और उस पासे को पलटने वाली थी संहारक शक्ति, जिसका आगमन हत्यारे बेड़े के प्राणों पर भी भारी पड़ रहा था। यह सब विकास नगर की सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। वह अद्भुत शक्ति हमारी सहायता कर रही है। पूरी शक्ति से टूट पड़ो शत्रुओं पर। अब हत्यारा बेड़ा तेजी से शिकार होता जा रहा था।
ऐसे में शत्रु राजा लक्कड़ सिंह और दुर्भिक्ष के चेहरे का रंग उड़ना ही था। क्या हो रहा है? ये विकासनगर को बचाने ये कौन सी शक्ति आ गई जो तुम्हारे हत्यारे बेड़े के जीवों को गाजर मूली की तरह काट रही है? विकासनगर वालों के पास भोकाल के सिवा भी कोई शक्ति है? ऐसा पहले तो कभी नहीं सुना। क्या चक्कर है ये? पता लगाओ, इस चक्कर का पता लगाओ दुर्भिक्ष। मैं जीत के इतने पास पहुंचकर हार जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे इसका पता भी लगाना होगा और विकासनगर को जीतने के लिए अपनी रणनीति भी बदलनी होगी, और ये दोनों कार्य मेरे ये सूक्ष्म विषाणु आराम से कर देंगे। एक नई चाल चली जा रही थी, क्योंकि पुरानी चाल हारी जा चुकी थी। उस संहारक शक्ति के कारण जिसने विजय की खुशी में उछलते विकासनगर के सैनिक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा कार्य पूरा हुआ, मुझे अब वापस लौटना है। भोकाल लौटा तो वह भी औरों की तरह हैरान रह गया। कैसी थी वह शक्ति? कहाँ से आई थी? उस रहस्यमय शक्ति के बारे में कोई नहीं जान पाया महाबली। वह शक्ति हमारे लिए देवी शक्ति से कम नहीं थी। संहारक शक्ति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। रानी मोहिनी को छोड़कर संहारक शक्ति ने राज्य को बचाकर सिद्ध कर दिया कि वह भोकाल से भी बड़ी शक्ति है। ऐसी विलक्षण शक्ति बेकार नहीं रहनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उस संहारक शक्ति के बल पर कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। रानी मोहिनी के चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि वह जो सोच रही थी वह शांति प्रिय कदापि नहीं था। अस्त्र शस्त्रों को धार दी जा रही है, सेना को तैयार किया जा रहा है। आखिर यह सब क्या हो रहा है सेनापति? क्या कहीं से युद्ध के आसार हैं? नहीं, ये तैयारियां हैं अश्वमेध यज्ञ पर निकलने की। विश्व सामग्री बनने चाहती है महारानी जी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या महारानी जी को मालूम नहीं कि अस्त्र छोड़कर विश्व सामग्री बनने का सपना देखने का अर्थ है भीषण नरसंहार, मानवता को कुचलना? महारानी जी का माँ चक्रवर्ती सामग्री बनने का निर्णय अटल है और इस पर उन्होंने अमल करना भी आरंभ कर दिया है। राजमहल को और अधिक भव्य और विशाल बनाने का वह आदेश भी दे चुकी है। राजमहल के आसपास जो भी बस्ती बसी है, सैनिक आज उन्हें उजाड़ने गए हुए हैं। ओह! भोकाल तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे देखना होगा। इसी बीच राजमहल के पास स्थित एक बस्ती में हम 7 पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। हमें कोई नहीं उजाड़ सकता। ऐसी बिना बकवास मत करो। इस आज्ञा के विरुद्ध जाने वाले की खाल खींच ली जाएगी। ऐसा विनाशकारी आज्ञा को हम नहीं मानते। वापस लौट जाओ, अन्यथा शव के रूप में ही वापस जाओगे। उफ! अन्याय सहन ना करने वाले विकासनगर के प्रत्येक नागरिक के हाथ में हथियार चमकने लगे थे। ऐसे में मुट्ठी भर सैनिक के पास वापस लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। अपनी सामत बुला ली थी उन सैनिकों ने वापस लौटकर। तुम सब के सब निकम्मे हो गए हो। भाग जाओ यहाँ से। महल के पास वाली बस्ती भी हटेगी और मेरा आदेश ना मानने वाली प्रजा को सबक भी मिलेगा, जिसे मेरे विरोधियों को की 7 पुश्तें भी नहीं भूल पाएगी। इधर हमारी बस्ती को उजाड़ कर महारानी हमें बेघर करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। तुम इस बस्ती को उजड़ने से नहीं बचा पाओगे। अरे, ये तो वही है जिसने हमें शत्रु सेना से बचाया था। मददगार विनाशक कैसे बन गया? पहले मदद करने का आदेश था तो मदद कर रहा था, अब विनाश करने का आदेश है तो विनाश कर रहा है। हमारे होते तू यह विनाश नहीं कर सकता। विनाश तो होगा तुम्हारे होते हुए हो या तुम्हारे राख हो जाने के बाद। संहारक ने लोगों को राख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसका क्या किया जाए कि ठीक उसी समय वहां आ पहुंचा था वह रक्षक भोकाल। राख ये लोग नहीं, तू होगा दुष्ट, क्योंकि विनाश का प्रतीक ये नहीं तू है। यह वही शक्ति है जिसने पिछले दिनों ही विकास नगर को अत्यंत भयंकर संकट से बचाया था। इस पर तो मेरे भीषण से भीषण प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जबकि इसके प्रहार मुझे चूर चूर कर देने को उतारू हैं। ऐसे में अब मेरे पास इससे निपटने का एक ही रास्ता है कि मैं बोलूं, भोकाल। जैसे मैंने अपनी चमत्कारी ढाल पर इसके घातक प्रहार को रोका है, वैसे ही मेरी अद्भुत तलवार इसकी गर्दन भी उड़ा देगी। ओह! तलवार ने तो इसके शरीर पर खरोंच तक नहीं डाली। ज्वाला शक्ति भी बेकार गई। ओह! ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति संहारक का बाल भी बांका नहीं कर सकती, जबकि ओह नहीं,
संहारक का घन फरस ब्रह्मांड की हर शक्ति को चूर्ण बना सकता है। ओफ, उसका अद्भुत घन फरस एक बार फिर मेरी तरफ आ रहा है। मुझे उसे अपनी ढाल पर रोकना होगा। ओह, इसका प्रहार तो मेरी ढाल में भी दरार डाल देने को उतारू है। यानी ढाल सामने करके भी इससे नहीं बचा जा सकता। इसका तो एक ही इलाज है कि जैसे ही इस बार घन फरस मेरी तरफ आएगा मैं उसे पकड़ लूँगा। भोकाल ने घन फरस पकड़ तो लिया लेकिन संभाले नहीं रह सका। ओफ, यह तो अत्यंत भारी है और साथ ही दहकते अंगारे की तरह तप रहा है। इसे ना उठाए रहना इसे ना तो उठाए रहना आसान है और ना ही पकड़े रहना, लेकिन फिर भी मुझे उसे पकड़े रहना होगा और इसे उठाकर संहारक की तरफ फेंकना भी होगा, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड की हर शक्ति को समाप्त कर देने की शक्ति है। अपने हाथों के जलते मांस की परवाह किए बिना भोकाल ने अपनी सारी शक्ति लगाकर घन फरस को उठाया, लेकिन भोकाल उसे 2 हाथ से ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाया। ब्रह्मांड की किसी भी प्राणी में इतनी शक्ति नहीं कि वह घन फरस को उठाकर उसका वार मुझ पर कर दे। घन फरस को तो सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ और मैं ही उसका प्रहार कर सकता हूँ। मैं इस तरह अधिक देर तक नहीं बचा रह सकता। मुझे इसका कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। एक हल है, अगर घन फरस को यही उठा सकता है और यही वार कर सकता है तो यही उठाएगा और यही खुद अपने पर वार करेगा। परंतु ऐसा करने के लिए मुझे अपने प्राणों को दांव पर लगाना होगा। भोकाल ने अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब ये वार मुझे लगकर मेरी जीवन लीला भी समाप्त कर सकता है और संहारक को लगकर उसका संहार भी कर सकता है। हे ओफ, अपने शरीर में भरी समस्त चपलता का प्रयोग करके भोकाल बच गया, लेकिन घन फरस का वार खाली नहीं गया। जितनी तेजी से घन फरस नीचे आया था उतनी ही तेजी से संहारक के पेट में धंसता चला गया। दूसरे ही पल संहारक की चीख से वातावरण दहलता चला गया और वह चीख संहारक की अंतिम चीख थी। अब इसके समाप्त होने के बाद मेरे पास समय है कि मैं यह जानूं कि ये कहाँ से और क्यों आया। इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुझे राजमहल पहुंचकर मिलना होगा महारानी से। हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। क्षमा करें महारानी जी, इन प्रश्नों से राज्य की सुरक्षा और प्रजा का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होना ही होगा। भोकाल, अपनी मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन मत करो। हमारे पास राज्य की सुरक्षा करने वाले भी हैं और प्रजा की रक्षा करने वाले भी। परंतु बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। धन्यवाद।